सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन। तो इसको मैंने इनिशियल, इसको कैसे डिवाइड किया हुआ है, मैंने डिवाइड किया हुआ है कि सबसे पहले हम इनिशियल फेज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एंशियंट, देन हमारा आता है मिडीवल फेज़, देन आता है हमारा मॉडर्न फेज़, ठीक है। यस यस। ठीक है। तो इनिशियल फेज़ जो है वही हमारा एवोल्यूशन पार्ट है। तो एवोल्यूशन पार्ट में देखो तो दो कैसे, देखो सबसे पहले क्या है कि इमेजिन करो कि ये कहा जाता है कि ह्यूमन एप से उनका एवोल्यूशन हुआ एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन, ओके। धीरे धीरे उन्हें उन्होंने चीज़ें सीखी, उनको चीज़ें करनी आई, तब जाके वो ह्यूमन बने। जब इमेजिन करो जब ह्यूमन बने तो जो लॉ है वो कौन सा है, लॉ ऑफ नेचर, ओके। लॉ ऑफ नेचर में सबसे मेन क्या थ्योरी आती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जंगल का रूल यही है कि जो भाग लिया वो बच गया, और जो ताकतवर है वही कब्जा कर सकता है पूरे के पूरे एरिया पे, ना उसको खाने की दिक्कत होगी ना शिकार की दिक्कत होगी। जैसे आप एग्जांपल ले लो लायन का, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये सारी चीज़ें थी तो ह्यूमन क्या है, जैसे ही उनका एवोल्यूशन ह्यूमन में हो रहा है तो ये एक व्यक्ति है, 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 अलग अलग व्यक्ति है, बट ये साथ में आ रहे हैं, साथ में ही जब शिकार करने जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, हर चीज़ साथ में ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं साथ में, क्योंकि ये कहा जाता है अ ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, वो अकेले रह ही नहीं सकता। अकेले कौन रह सकता है, आइदर ही इज़ अ बीस्ट और ही इज़ अ गॉड, और ना ही वो बीस्ट है ना ही वो गॉड है। तो इसलिए क्या है, वो सोशल एनिमल है। तो उसको वो क्या काम करेगा, सबके साथ रहेगा। जब वो साथ रहना स्टार्ट कर रहा है ना, तो इसको हमने क्या बोला सबसे इनिशियल फेज में, ट्राइब। यही ट्राइब के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आए हैं। अब ये क्या काम कर रहे हैं, अब मान लो जब एवोल्यूशन हुआ ना तो इन्हें कोई समझ नहीं है कपड़े पहनने की या किसी भी चीज़ की। तो मान लीजिए इन्होंने क्या काम किया, कोई शिकार किया, ठीक है। अब शिकार किया तो इन्होंने क्या काम किया, उस जानवर को, क्योंकि हंटिंग एंड गैदरिंग चल रही है, तो शिकार को क्या काम किया, अपने शरीर पे डाल लिया। अब शरीर पे डाल लिया तो धीरे धीरे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो वो जो स्किन है उनको वार्म रखती है। इस तरीके से उन्होंने कपड़े पहनने स्टार्ट किए, क्लोथिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ। यानी कि ये सब हो क्या रहा है, ये धीरे धीरे हम कहते हैं इसको सिविलाइजेशन, सिविलियन सेटलमेंट बेसिकली, ठीक है। और एक तरीके से पूरी सिविलाइजेशन बन रही है। अब उनको कपड़े पहनने आ गए, उनको खाना आ गया, उनको रहना आ गया। अब ये व्यक्ति जो है ना ये अकेला नहीं रह सकता, तो इसने क्या काम किया, देखो बायोलॉजिकली ह्यूमन अट्रैक्ट विद डिफरेंट जेंडर, अपोजिट जेंडर, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, अब ये दो व्यक्ति हैं, ये दोनों साथ में आए, इन्होंने फैमिली बनाई, ये 4 लोग हो गए। अब क्या है कि लीड जब करते हैं तो लीड हमेशा इनिशियल फेज से ही, अगर आप देखो कौन वैसे तो अगर अब मैं बात करूं एनिमल्स में मोस्टली जो लीड करते हैं वो कौन करते हैं, फीमेल पार्ट। जैसे एलिफेंट का ग्रुप ले लो, लायन का ग्रुप ले लो, ठीक है, लीड वही करते हैं। क्योंकि अगर शिकार की बात करें तो वो करती है फीमेल लायन जो है, ठीक है। तो वो शिकार करने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे धीरे 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 क्या हुआ कि जो मेल है, और बहुत सारी ट्राइब में फीमेल भी लीड करती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेल ही लीड कर रहे हैं, फीमेल भी लीड कर रही है। बट देर इज अ सिंगल अथॉरिटी, व्हाट आई एम सेइंग, सिंगल अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन। सारे मिलकर डिसीजन नहीं ले सकते उस फैमिली में। अ सिंगल पर्सन इज टेकिंग आइदर थ्रू द पैट्रियार्की सिस्टम और द मैट्रियार्की सिस्टम, ओके। अब एक फैमिली हो गई, 2 फैमिली हो गई, 3 फैमिली हो गई, 4 फैमिली हो गई। इस तरीके से करते करते क्या हुआ, हर फैमिली का एक हेड है। अब सारे मिलके नहीं चला सकते। वैसे अगर आप देखें क्या होता है कि जब अगर जितनी पॉपुलेशन कम हो, जितना ट्राइब छोटा होगा, या फिर मान लीजिए आप लोकल एरिया में भी जाए, जितनी कम पॉपुलेशन होगी वहाँ पर उसको एक सभा के द्वारा गवर्न करना बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी वहां पर क्या होगा, सारे लोग एक साथ मिलकर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई अपनी बात कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई एक कॉमन पॉइंट पे नहीं आ पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक लीडरशिप को इलेक्ट करते हैं कि ठीक है बोल सब रहे हैं बट ये जो लीडरशिप है ना ये फैसला एंड में ये लेगी। तो इसको क्या बोला हमने, एक तरीके से ट्राइबल लीडर,
राइट। तो ये ट्राइबल लीडर आए, तो इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत सारी अलग अलग और भी ट्राइब्स थी, सिर्फ ये ट्राइब नहीं थी। तो एक ट्राइब अलग है, एक ट्राइब अलग है, एक ट्राइब अलग है, एक ट्राइब अलग है। अब अलग अलग ट्राइब्स हैं तो इनमें भी क्लैशेस हैं आपस में। अब ये ट्राइब्स में क्लैशेस हैं तो क्या होगा, तो इन्होंने सबने मिलके क्या काम करा, सबने मिलके एक कॉमन अपने ऊपर हेड चुन लिया इन ट्राइब्स ने। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली, ये हो रहा है कि जो नॉर्मल एक सिंगल सिटीजन है उससे जो बड़ा वाला लीडर है ट्राइब का, वहां पर अपवर्ड डेलीगेशन ऑफ पावर हो रहा है ना, अपवर्ड डेलीगेशन हो रहा है ना, सारी डिसीजन मेकिंग पावर एक व्यक्ति को दी जा रही है ना धीरे धीरे। अब ये क्या है, ये पॉलिटिकल थिंकर्स ने इसको क्या बोला है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कि स्टेट का जो एग्जिस्टेंस आया है, जो आज के टाइम पे स्टेट है, ये आया कैसे है, ये ऐसे ही आया है क्योंकि हमने अपने राइट्स और पावर क्या किए हैं, अपवर्ड डेलीगेट किए हैं। और किए क्यों हैं, बताओ, तुम बताओ क्यों किए हैं हमने ये सब, व्हाट इज द रीजन। ताकि एक के पास पावर आ पाए और फंक्शन अच्छी तरह हो पाए, रन अच्छी तरह हो पाए चीजें। सबसे फाउंडेशनल रीजन पता है यहाँ पे क्या है, टू सेव द लाइफ, लोगों को की प्रोटेक्शन, दैट्स इट। अगर आप आज भी कोई मूवी देखते हो या कुछ देखते हो, ट्राइबल लीडर का क्या काम होता है भाई, लोगों को बचा के रखना है, यही तो काम होता है। राजा का काम क्या होता था, अपनी प्रजा को बचा के रखना। प्राइमरी फंक्शन हमेशा से क्या रहा है, प्राइमरी फंक्शन हमेशा से यही रहा है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उसने, स्टेट ने सारे काम ले लिए कि मैं भी ये भी मैं ही करूंगा, ये भी मैं ही करूंगा और ये भी मैं ही करूंगा, राइट। अब क्या हुआ है यहाँ पे, अब देखो, जैसे अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में दो तरीके के केसेस आते हैं, एक सिविल केस होता है और एक क्रिमिनल केस होता है, ठीक है। क्रिमिनल केस में हमेशा केस पार्टी के अगेंस्ट नहीं होता, स्टेट के अगेंस्ट में होता है। आपने सुना होगा कि ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जहां पर भी ये चीजें देखो वहां पे ये समझ लो ये क्या है, क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस, यूनियन ऑफ इंडिया और उसमें सिविल भी हो सकते हैं, क्योंकि सिविल मैटर में स्टेट के अगेंस्ट भी केस हो सकता है। लेकिन जब भी कोई क्राइम होगा, चाहे चोरी हो, चाहे मर्डर हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब XYZ कोई भी क्रिमिनल होगा, वो उसमें पार्टी कौन होगी, केस किसके अगेंस्ट होगा, स्टेट के। क्यों हो रहा है स्टेट के अगेंस्ट केस, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी थी हमारी ये प्रोटेक्शन करना। अब स्टेट की जिम्मेदारी हमें न्याय दिलाना। लेकिन सिविल केसेस में क्या हो रहा है, ए वर्सेस बी, जैसे भूमिका वर्सेस मनीष हो जाए, ये सिविल केस है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, भाई ये हमारा आपस का मुद्दा है, स्टेट का क्या लेना देना। इसी वजह से हमारी ये चीजें, सोसाइटी जो है क्या इवॉल्व हुई है। और ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से स्टेट का एग्जिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब स्टेट ने क्या काम करा, धीरे धीरे जो मार्केट के डिसीजन लेने लगा, क्यों, क्योंकि स्टेट धीरे धीरे क्या हो गया, करप्ट। अब स्टेट करप्ट कैसे हो गया, क्योंकि स्टेट को लगने लगा कि हर चीज के फैसले बोलेगा और जितना ज्यादा फैसले लेगा तो टैक्सेशन लगाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल फेज में क्या था, आप हमारी लाइफ प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसके बदले में हम आपको क्या दे रहे हैं, टैक्स। तो स्टेट को लगने लगा यार जो भी मैं काम करूंगा ना, चाहे अब एग्रीकल्चर से लेना या कुछ भी, तो हर चीज पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, मेरे पास क्या आएगा, पैसा। तो हर चीज में क्या हुआ, स्टेट इन्वॉल्व हो गया। ऐसे ही तुमने अगर पढ़ा हो, याद हो, या फिर हम आगे पढ़ेंगे, तो जो रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट की थ्योरी आती है, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, या फिर हम बोलते हैं इसको LPG, खासकर लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये इसीलिए तो है कि स्टेट क्यों घुस रहा है हर चीज में जहां स्टेट की जरूरत नहीं है। वो तो हमारा काम है, हमें लेने दो डिसीजन। आया समझ? यस सर। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि क्या है कि जो स्टार्टिंग हुई है वो इस तरीके से हुई है स्टेट के एवोल्यूशन की। अब स्टेट आ गए हैं, चलो मान लो स्टेट आ गए।
अब इसमें क्या है कि एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें, इसको इसमें सोक्रेट्स आएगा, प्लेटो आएगा एंड एरिस्टोटल आएगा, उसके बाद मिडिवल के टाइम पे आ जाएगा तुम्हारा माइकेवेली से, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब देखो माइकेवेली और एरिस्टोटल के बीच का डिफरेंस समझाता हूँ। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर बहुत छोटे छोटे से स्टेट हैं, और इसको हमने क्या बोला, सिटी स्टेट, ठीक है। अब सिटी स्टेट समझने से पहले, सिटी तो हम सबको पता होता है कि सिटी क्या है, हैं? क्या आपकी वॉइस लाइक वॉइस रुक गई थी बीच में। कैन यू अब आ रही है? प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड? अब आ रही है? हाँ हाँ परफेक्ट। हाँ, सो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को कि ये जो एरिस्टोटल तक है ना, सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये किसका पार्ट है, एंशियंट का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद मिडिवल से माइकेवेली स्टार्ट हो जाएगा, माइकेवेली, हाँ हाँ। ठीक है। तो हम एंशियंट जब पढ़ रहे हैं, तो एंशियंट में हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, सिटी स्टेट। देयर वर मैनी सिटी स्टेट्स। सिटी हमें पता है, बट स्टेट क्या है ये समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज स्टेट? स्टेट लाइक किसे हम स्टेट कहते हैं? आज के टाइम पे भी एक हम पढ़ते हैं ना स्टेट। स्टेट उत्तर प्रदेश और जैसे- मध्य प्रदेश वाला स्टेट हाँ। की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लाइक कैसे? एक स्टेट जो टर्म है ना, ये अलग टर्म है। ये जो एमपी यूपी वाला स्टेट है, ये अलग स्टेट होता है, उसको हम स्टेट नहीं बोलते। लीगल, असली लीगल टर्म जो है ना, वो ये है। हम्म तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट? हम स्टेट कहते किसे हैं? क्या मान लो पाकिस्तान को स्टेट जिसमें- कहेंगे? क्या कनाडा को स्टेट कहेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया को स्टेट कहेंगे हम? नहीं, ये तो कंट्रीज हो गई ना। तो कंट्री तो इंडिया भी है। स्टेट जिसमें टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो। यस, राइट, ठीक है। स्टेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, उसमें 4 एलिमेंट होने जरूरी हैं, ठीक है। जैसे अब देखो, स्टार्ट करते हैं ये वाली चीज सबसे पहले। द कोर एरिया ऑफ स्टडी जो है वो पॉलिटिकल साइंस का, वो क्या है, स्टेट है। क्यों है स्टेट? क्योंकि हर चीज स्टेट से स्टार्ट होगी और स्टेट पे ही खत्म होगी। और स्टेट को हम क्या कहते हैं? एक तरीके से गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट। और स्टेट क्या है? एक इवॉल्विंग पार्ट है स्टेट बेसिकली, जिसका नेचर जो है वो चेंज होता रहता है। कैसे? एक एग्जांपल देके बताओ मुझे। स्टेट चेंज होता रहता है लॉज के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के हिसाब से लॉज चेंज होते रहते हैं। देखो, यू जैसे हैव टू pollution अंडरस्टैंड, का हुआ था। यू हैव टू बिल्ड योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लॉज कभी भी स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, लॉज सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। देखो, जब हम, जैसे हम लॉ में ना फैमिली लॉ पढ़ते हैं, फैमिली लॉ में आपका हिंदू लॉ आता है एक, ठीक है। वहां पर जो एक्ट में दिया है, हिंदू मैरिज एक्ट दिया है, वहां पर जो भी चीजें दी है वो फिक्स नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों एब्सोल्यूट नहीं है? क्योंकि लॉ तो एब्सोल्यूट होता है, बट ये एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि सोसाइटी में जो कस्टम्स है, अगर आपने वो प्रूव कर दिए तो कस्टम विल प्रिवेल, और लॉ को बाईपास कर सकते हैं आप। जैसे लॉ के अंदर मेंशन है कि इसके अंदर सपिंड नहीं हो सकता। सपिंड क्या होता है? बेसिकली आप भाई बहन शादी नहीं कर सकते, हिंदू में कजन शादी नहीं कर सकते। लेकिन साउथ इंडिया में जाइए, हिंदू के अंदर कजन्स में मैरिज होती है। ये क्या है? कस्टम है। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या डेवलप हुई? सोसाइटी, स्टेट नहीं डेवलप हुआ। सोसाइटी पहले डेवलप हुई, सोसाइटी के अंदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस पहले डेवलप हुआ, और ये कस्टम एंड प्रैक्टिसेस चेंज होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, पहले हम बोलते हैं मिलेनियम से अब जेनजी है, तो क्या हो रहा है? ये सोसाइटी में चेंज तो हो रहा है। उनका सोचने का तरीका और आज के सोचने के तरीके में धरती आसमान का फर्क है। तो जब ये सोचने का तरीका बदलेगा तभी तो लॉ बदलेगा, तभी तो लॉ आएगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर क्या है? बेसिकली लेजिस्लेचर इज अ सोशल पंचायत Who makes law? to makes law at the national level or the state level. Okay,
सभी के लिए जो भी लॉ बना रही है, ये सोशल पंचायत बना रही है। और ये सोशल पंचायत आ कहां से रही है? इस सोसाइटी से। तो सोसाइटी बदल रही है तो स्टेट बदल रहा है। जैसे एलजीबीटीक्यू, पहले राइट थे एलजीबीटीक्यू को? नहीं थे। हेलो? या हाँ, पहले नहीं थे ना स्टेट राइट उनको, अब राइट मिल रहे हैं। पहले साइंस एंड टेक नहीं था ना, पहले यूट्यूब नहीं था ना, पहले इंटरनेट नहीं था ना। जैसे मान लो पहले पोस्ट मैन जाके आपको लेटर देता था, चिट्ठी देता था। अब इलेक्ट्रॉनिक का टाइम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक का टाइम आ गया तो आप देखो डीप फेक आ गया। कितने ज़्यादा आपके फर्जी फेस यूज़ करके आपका उल्टी सीधी वीडियो बना सकते हैं। आप एआई देख लो। तो क्या हो रहा है? सोसाइटी चेंज हो रही है भैया। ये टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, स्टेट नहीं लेके आ रहा, लोग लेके आ रहे हैं। उसकी वजह से स्टेट उसके तरीके के लॉ लेके आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? यस, तो सोसाइटी वाइटल पॉइंट है देखा जाए, सोसाइटी के हिसाब से ही लॉ। हाँ, हर लॉ सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान की सोसाइटी कुछ और सोचती है तो उनके लॉ कुछ और हैं। इंडियन सोसाइटी अलग सोचती है, अमेरिकन सोसाइटी अलग सोचती है, अफ्रीकन सोसाइटी अलग सोचती है। हर किसी के लॉज उनकी सोसाइटी के बेस पे है, लॉज के बेस पे सोसाइटी नहीं है। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी इज नॉट व्हाट दे इम्पोज, अथॉरिटी इज व्हाट यू एक्सेप्ट। जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस होगा उतनी ही बड़ी अथॉरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक डीएम बना के भेज दिया बाय लॉ, तो हर कोई डीएम की अथॉरिटी मान रहा है। वो इसलिए मान रहा है क्योंकि वो मान रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने लॉ का वॉयलेट किया वो जेल जा सकता है, इसलिए मान रहा है। लेकिन गांधी को किसने माना? गांधी को क्या किसी ने भेजा था? नहीं भेजा। हमने खुद ही गांधी को अपना लीडर माना और गांधी ने जो कह दिया कह दिया। तो ये अथॉरिटी है। अब ले लो शेख हसीना का एग्जाम्पल, बांग्लादेश में। भाई वो भी तो एक लेजिटिमेट लीगल अथॉरिटी थी, इलेक्शन के थ्रू आई थी। क्या लोगों ने उसकी अथॉरिटी माननी? जैसे ही लोगों ने, सोसाइटी ने उसकी अथॉरिटी माननी मानना बंद कर दिया, वैसे ही क्या हुआ? शेख हसीना भाग गई पावर उसकी, इवन दो शी इज इलेक्टेड वन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी, अगर आपने लॉ बना भी दिया, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, तो वो लॉ वैसे भी नहीं चलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, सीएए और एनआरसी वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था, सोसाइटी का एक सेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना उसे। इमेजिन फार्मर्स बिल का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में। हाँ। तो वहां पे एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ना, तो सरकार को वापस लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा बिल? हाँ, वो प्रोटेस्ट पे बैठ गए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है सोसाइटी। इट इज नॉट द स्टेट। स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द सोसाइटी। स्टेट सोसाइटी के साथ अलाइन है। और वो क्यों है? क्योंकि जब तुम पढ़ोगे ना प्लेटो और एरिस्टोटल, तो उसने क्या कहा है? उन्होंने कहा है स्टेट इज इंडिविजुअल रिट इन लार्ज। यही तो कहा है उसने कि जो स्टेट है ना वो क्या है? वो ये जो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है ना, इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेट। इंडिया में सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इंडिया का स्टेट भी सेक्युलर है। पाकिस्तान में क्या है? इस्लामिक है, तो पाकिस्तान क्या हो गया? लोग क्या है? वहां की पॉपुलेशन क्या इस्लाम में बिलीव करती है, स्टेट क्या इस्लामिक है। सऊदी अरब, लोग क्या है? इस्लामिक है, तो स्टेट क्या है? एक रिलीजन है ना, रिलीजन। आप वेस्ट में चले जाओ, वेस्ट में लोग लिबरल है तो स्टेट लिबरल है। आप समझ रहे हो? तो स्टेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द सोसाइटी। हर एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी के अंदर, वो स्टेट को बनाता है। कल को सारे के सारे इंडिया में हिंदू ऑर्थोडॉक्स हो जाइए तो इंडिया का सेक्युलर स्टेट गायब तुरंत, है ना। अभी तक जो बांग्लादेश सेक्युलर था, तुरंत शेख हसीना के भागते ही वहां पे हिंदुओं के साथ क्या होने लगा? बांग्लादेश का स्टेट कैरेक्टर क्या चेंज होने लगा? इस्लामिक में, है ना। तो ये है यहाँ पर कि जो स्टेट है वो
इवोल्व हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे स्टेट इवोल्व हो रहा है जो नेचर ऑफ स्टेट है वो भी क्या हो रहा है, बदल चेंज रहा हो रहा है। है। तो सबसे पहले क्या आया, सिटी स्टेट, उसके बाद आया तुम्हारा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आया फेडरेशन, यानी कि बड़ा होता चला गया, सिटी छोटा सा, ये नेशन स्टेट और ये फेडरेशन इवोल्व होता चला गया। तो हम पढ़ेंगे कैसे कि अगर आप देखिए जो एवोल्यूशन ऑफ स्टेट है वो कहां पे हुआ, ज्यादातर सारे एक्सपेरिमेंट कहां हुए हैं, वेस्ट में हुए हैं। ठीक है, तो सबसे एंशियंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो सिटी स्टेट को क्या कहा जाता है, पोलिस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, दैट इज अ पुलिस की तरह काम करता था वो, और एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ये हाईली डिसेंट्रलाइज था। अब एक चीज याद रखना, हमेशा कॉमन सेंस है ये, कि जहां पर भी यूनिट बड़ी होगी, मान लो कि तुम एक ग्रुप है तुम्हारा 5 लोगों का, तो तुम 5 लोग साथ में खड़े होकर डिसीजन आराम से ले सकते हो ना, कि भाई क्या करना है बताओ। लेकिन जहां पर 1000 लोग हो गए तो तुम 1000 के पास जाके डिसीजन नहीं ले सकती हो, टफ हो जाएगा। टफ हो जाएगा। तो तुम जो डिसीजन लोगी उन सबको वो मानना पड़ेगा। ये क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड, है ना। कुछ को पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा। तो जितना भी छोटा पार्ट होगा, स्मॉल होगा, उतना क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। और जितना ही बड़ा होता चला जाएगा एम्पायर, उतना ही क्या होगा, डिसेंट्रलाइज। सॉरी, जितना छोटा होगा उतना डिसेंट्रलाइज होगा, जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। और जितना देखो बड़े बड़े एम्पायर्स का फॉल होने का रीजन पता है क्या है। अगर आप देखो, मुगल देख लो चाहे, या फिर मान लो आप मौर्य एम्पायर देख लो, या कोई भी देख लो, जब तक वो छोटे थे और अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहे थे, तब तक वहां पर क्या था, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, लेकिन जैसे उनका वो सेटल हो गया कि अब तो यार अच्छा खासा एक्सपेंशन हो गया है, अब उन्होंने क्या काम करा कि भाई किसी एरिया का गवर्नर किसी को बना दिया, किसी एरिया का गवर्नर किसी को बना दिया, और उसको डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है जो मर्जी है करो। तो जैसे जो मर्जी है करो करना स्टार्ट करा ना, तो ये लोकल लोगों ने क्या काम करा, खुद को इंडिपेंडेंट राजा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये टूटने लगा एम्पायर। आया समझ। हाँ। तो एंशियंट टाइम में क्या था, छोटा एरिया है, आराम से गवर्न हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड। राजा को ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी हर चीज। ठीक है, और ये कहां पर है, सबसे पहले एथेंस आता है आपका। अगर जब हम बात करते हैं एथेंस, वैसे तो सिटी स्टेट काफी थे, स्पार्टा भी था, एथेंस भी था, और भी था। तो एथेंस की हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी निकल के आती है, पॉलिटिकल आइडियाज निकल के आते हैं, वो कहां से निकल के आते हैं, एथेंस से निकल के आते हैं, क्योंकि प्लेटो एरिस्टोटल सब वहीं पे। एथेंस कहां पर है आज के टाइम पे, बताओ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ बताओ, एथेंस कहाँ पर है। एथेंस एथेंस वहां से स्टार्ट हुआ था ना, जहाँ से एवोल्यूशन होना स्टार्ट, ग्रीस हाँ में, ग्रीस में। हाँ, वही आज का जो ग्रीस है ना, आज का जो ग्रीस है वो एंशिएंट टाइम का क्या था, एथेंस था। ओके। ठीक है, अब ग्रीस कहां पर है, अगर तुम देखो, इसके लिए मैप भी देखना पड़ेगा। अब मैप देखना, ग्रीस ऐसे एक छोटी सी जगह है, पर ये क्या है, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल यूरोप है। ठीक है, क्यों समझा रहा हूं मैं, ये आगे आगे पता चलेगा अभी। ठीक है, तो आया ये समझ। अब यहां पर क्या होता है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मोनार्की। जिसमें लोग खुद वोट करते हैं। हाँ, जिसमें लोग खुद वोट करके किसी को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्या था, देखो सोसाइटी ना, अब देखो इसके साथ साथ तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा। देखो जो ये चेंज है ना, मैंने बताया ना कि स्टेट इज इवॉल्विंग एंड नेचर ऑफ स्टेट इज चेंजिंग। तो स्टेट का जो एवोल्यूशन है वो पता कैसे है, इकोनॉमिक सोसाइटी से एवोल्यूशन है उसका।
जैसे सबसे पहले 5 पार्ट में डिवाइड है ये। सबसे पहले क्या था? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है, सबसे पहला प्रिमिटिव कम्युनिज्म है। उसके बाद क्या आया? फ्यूडलिज्म। Okay. उसके बाद क्या आया तुम्हारा? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म, और सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म। आया समझ? कैसे? देखो, सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिमिटिव कम्युनिज्म? आइडिया नहीं है। देखो, प्रिमिटिव का मतलब हो गया बहुत ही ओल्ड, पुराने टाइम का। सोसाइटी जितनी छोटी होती थी, जैसे मैंने ट्राइबल ग्रुप बताया ना, सब शेयर करके खा रहे हैं, हाँ, सब साथ रहते थे। सब साथ बैठ के। दैट इज कम्युनिटी बेस्ड, शेयरिंग विद इन द कम्युनिटी, एंड दिस इज द कोर फिलॉसफी ऑफ कम्युनिज्म। कि किसी की भी एक व्यक्ति की ओनरशिप नहीं, ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? कम्युनिटी की। सबकी। एंड ट्राइबल में क्या होता था? द ओनरशिप इज अमंग दी कम्युनिटी। आया समझ? ट्राइबल ओनरशिप होती थी, और वो पूरी ट्राइब का ओनरशिप होता था। आया समझ? ये कहते थे ना यार, ये इस ट्राइब का पूरा एरिया है, ये नहीं कहते थे उस व्यक्ति का एरिया है। धीरे धीरे क्या हुआ? ये हम सेटल होने लगे एग्रीकल्चर से, हंटिंग एंड गैदरिंग से एग्रीकल्चर पे सेटल होने लगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या होने लगा? टूल्स जो हैं हमारे, वो इंप्रूव होने लगे। वेदर भी चेंज होने लग गया। वेदर चेंज होने लगा, वो हमने पढ़ा है पहले, लिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक वाला। हाँ। सेटलमेंट होने लगा, लैंड को क्लियर करने लगे, जंगलों को क्लियर करने लगे, सेटल एग्रीकल्चर आने लगा, और उसकी वजह से क्या आने लगा? धीरे धीरे फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या? लैंडलॉर्ड टाइप आने लगे धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पहले तो सिंगल आदमी थे, देन धीरे धीरे बड़े जमींदार आने लगे। क्यों आ रहे बड़े जमींदार? बड़े जमींदार हैं? ग्रीस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक इतनी जल्दी स्टार्ट हो गई, लाइक देखा जाए तो एवोल्यूशन होना यहीं से स्टार्ट हुआ था, है ना? ऑब्वियसली भाई, देखो हर किसी व्यक्ति के अंदर ना राइट, देखो अब अगर देखो पढ़ोगे ना तुम, तो यहाँ पे नहीं, एंशियंट इंडिया में जो 16 महाजनपद हैं हमारे, उनमें से काफी सारे महाजनपद डेमोक्रेसी थी उनमें, जिनमें इलेक्शन होता था। लेकिन पहले इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं था कि सभी को है। अब एक काम करो यार, आपने क्या काम करा? 100 लोगों को बोल दिया कि सिर्फ ये 100 लोग ही इलेक्ट कर सकते हैं, यानी उन्होंने इलेक्ट करके एक व्यक्ति को भेज दिया, आपने इसको डेमोक्रेसी का नाम दे दिया। पहले डेमोक्रेसी की ऐसे, देखो डेमोक्रेसी की एज सच कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि हम आज के टाइम पे बोल दे कि 25 साल का व्यक्ति वोट कर सकता है, वो भी डेमोक्रेसी है। हम बोल दे 30 साल तक के एज के लिमिट के वोट कर सकते हैं, वो भी डेमोक्रेसी। हम बोल दे कि 18 कर रहे हैं, तो वो भी डेमोक्रेसी। कल को बोल दे हम 10 साल तक का करेंगे, वो भी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि बेसिकली जो लीडर है, लीडर इज अमंग द पीपल, फॉर द पीपल, एंड ऑफ द पीपल, एंड बाय द पीपल। सिंपल। लेकिन वो पीपल कितने लोगों को राइट है, वो मैटर करता है। क्योंकि इस तरीके से आप बोलो कि नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं कर सकते आप, लिमिटेड लोगों को ही क्यों दे सकते हो आप? लिमिटेड लोगों को नहीं, सबको होना चाहिए राइट। तो इस हिसाब से तो आज के टाइम में किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हर जगह पे क्या है, एक तरीके से लिमिटेड है ना, या तो एज के बेस पे लिमिटेड है, या कहीं पे कुछ और है। इंडिया में लेट एज के बेस पे लिमिटेड है ना, 18 साल से नीचे का वोट नहीं कर सकता, है ना? तो यहां पे यही है कि समझो कि जो फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म के बाद क्या हुआ कि जब आप देखोगे 18th सेंचुरी के आसपास साइंस एंड टेक बहुत प्राइम एज पे आ जाता है, और जैसे ही साइंस एंड टेक का एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है ना, वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होते ही क्या होता है? कैपिटलिस्ट आने लगते हैं। और इससे पहले देखो, अब यू देखो तुम्हारा सब लोगों का दिमाग कैसे ब्रेन वॉश किया गया है। आप अगर पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि कैपिटलिज्म से पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था कैपिटलिज्म से पहले? नहीं था। जिसको जो करना है वो करेगा। जब आप एरिस्टोटल पढ़ते हो, प्लेटो पढ़ते हो, उन्होंने सब पे लिखा है
इकोनॉमी पे भी लिख रहे हैं, फिलॉसफी पे भी लिख रहे हैं, पॉलिटी पे भी लिख रहे हैं, लिटरेचर भी लिख रहे हैं, वो सब लिख रहे हैं। और आज के व्यक्ति को क्या कर दिया, इंजीनियर सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ेगा, फिलॉसफी वाला सिर्फ फिलॉसफी पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस वाला सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स वाला सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। इस तरीके से दे हैव डिस्ट्रॉयड द एक्चुअल कॉन्शियसनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जब वो उसको बाकी चीजों के बारे में पता ही नहीं, वो क्या डिसीजन लेगा भाई? क्योंकि एवरी सब्जेक्ट इज इंटरलिंक्ड और इंटर रिलेटेड। पॉलिटिकल सिस्टम बिना इकोनॉमिक फंक्शन को समझे कैसे फंक्शन कर दोगे भाई तुम? तो डोनाल्ड ट्रंप वाला देख लो, वो क्या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फंक्शन हैंड ऑन हैंड चल रहा है ना वहां पे। तो ये कैपिटलिज्म की उपज थी कि भाई फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट ने क्या काम किया, जैसे इनके बिजनेस स्टार्ट हुए तो इन्हें पता नहीं था ना भाई हायर कैसे करने हैं, किसको करना है। सामने वाला आया कि सर बाहर बोर्ड लगा दिया कि नौकरी के लिए 10 लोग चाहिए, अंदर गया, ठीक है, रख लिया। किस बेस पे रखा, क्यों रखा, कुछ नहीं पता भाई। उन्होंने धीरे धीरे स्टडी कंडक्ट कराई कि भाई हो क्या रहा है, कैसे हायर करे। तो एक व्यक्ति था FW टेलर, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे उसको। FW टेलर ने बोला कि देखो आपको 3-4 चीजें करनी पड़ेगी। पहला, टाइम मोशन स्टडी, कि एक काम को करने में कितना वक्त लगता है। जैसे पहले क्या चल रहा था, पहले मालिक ने बोल दिया कि देखो एक दिन की दिहाड़ी में 2 रुपए दूंगा और तुम्हें ये बनाना है। तो एक व्यक्ति 10 जूते बना रहा है उसी 2 रुपए के पर डे की दिहाड़ी में, दूसरा व्यक्ति 1 जूता बना रहा है उसी 2 रुपए की दिहाड़ी में, दोनों को तो 2 रुपए मिलेंगे। एक ज्यादा काम कर रहा है, एक कम काम कर रहा है, राइट। लेकिन यहां पर बोला गया कि आप क्या करो, टाइम मोशन स्टडी करो। टाइम मोशन स्टडी का मतलब है कि एक जूते को बनाने में कितना टाइम लग रहा है। उसने बोला एक जूते को बनाने में 1 घंटा लग रहा है, तो 10 जूते बनाने 10 घंटे में तैयार। और पीस रेट सिस्टम कर दो, पर डे की पेमेंट ना करके पीस रेट सिस्टम कर दो कि पर प्रोडक्ट बनाने पे आपको कितने रुपए मिलेंगे। जैसे मान लो 10 रुपए मिल रहे थे, तो एक पर डे के 10 रुपए मिल रहे थे, तो अब एक जूते को बनाने के 1 रुपया मिलेगा। तो जो व्यक्ति एक दिन में 1 जूता बना के जाएगा उसका एक दिन की पेमेंट 1 रुपये हो गई। जो एक दिन में 10 जूते बना के जाएगा भैया उसकी 10 की पेमेंट हो गई। जो एक में एक्स्ट्रा काम करके गया 15 बना गया तो भाई उसकी 15 मिल गई। और आज का कॉन्सेप्ट यही है, आप देखो ना। आज का भी यही कॉन्सेप्ट है। आपको एक मिनिमम वेज के नाम पे, क्योंकि वो एक स्टैच्यूरेटरी एक्ट है कि ठीक है आपको मिनिमम वेज फिक्स कर दिया, लेकिन उसके ऊपर का इंसेंटिव तो वही है ना, पीस रेट सिस्टम। जितना ज्यादा काम करोगे, परफॉर्मेंस बेस्ड, उसको अलग अलग नाम दे दिए ताकि उनकी इमेज गंदी ना हो, उनको दिखे ना कि ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है ना। तो इस तरीके से ये चीजें स्टार्ट हुई। एक ये बोला उन्होंने, फिर इन्होंने बोला कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मतलब आप जिस व्यक्ति को हायर कर रहे हो वो उस काम के लिए होना चाहिए। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा है, उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम से क्या है कि 2 तरीके की शोल्डरिंग है। शोल्डरिंग 2 तरीके की क्या है, एक सिस्टमेटिक है और एक क्या है, नेचुरल है। सिस्टमेटिक में क्या होगा कि अंदर यूनियन बना ली कि भैया अगर तू 10 जूते बनाएगा तो हमें भी बनाने पड़ेंगे, तो तू 10 नहीं बनाएगा, तू भी 1 बनाएगा हमारी तरह। तो ये सिस्टमेटिक सोल्डरिंग हो गई, जानबूझ के रोका जा रहा है काम को। एक हो गया नेचुरल कि भैया बंदे के पास स्किल ही नहीं है, वो या उसकी स्पीड ही नहीं है। तो यहाँ पे उसने बोला कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब एक कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर जिसको आता है उसी को तो रखोगे, उसको थोड़ी रख लोगे जिसको मैनुअली बही खाता बनाना आता है। इनकम टैक्स को देखने वाला टैक्स स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट। तो इस तरीके से उसने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बोला। और इसी तरीके से फंक्शनल स्पेशलाइजेशन से डिग्री भी आनी स्टार्ट होगी, MBA की डिग्री। आप देखो हर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, इसी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे ही है हर सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाते हैं। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है ये मॉडिफाई करना पड़ा उन्हें बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट। सो दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज नॉट फॉर द सिटीजन बट इट इज फॉर द
कैपिटलिस्ट। आया समझ? और इसी चीज को इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ब्रेक किया और इसी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं कि एजुकेशन सिस्टम सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड। भाई मेरे को क्या लेना देना? अब देखो, जैसे सपोज मान लो मैं लॉ कर रहा हूँ, भैया मेरा नहीं है मन सपोज मान लो लीगल फील्ड में जाने का, लिटिगेशन वगैरह में। मैं लॉ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे समझना है कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसमें कानून कैसे फंक्शन करता है, कानून है क्या एक्चुअली। तो वैसे ही जब कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो वो राजनीति समझना चाहता है। आपने बोल दिया कि नहीं 3 साल से पहले नहीं, क्यों? क्योंकि ये 3 साल का स्टैंडर्ड कैपिटलिस्ट ने सेट कर दिया क्योंकि इसके बिना भाई आपको जॉब नहीं देंगे। भैया मैंने 1 साल पढ़ लिया, मेरी नॉलेज है ना वो, तो मेरे को 1 साल में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो आया समझ के किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड हो गया। जैसे धीरे धीरे उन्होंने बताना स्टार्ट करा कि आप जो है सुंदर नहीं लगेंगे, आप ये स्किन प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। क्या पहले स्किन प्रोडक्ट नहीं थे तो कि इंसान सुंदर नहीं थे? उन्होंने डिक्टेट करना स्टार्ट कर दिया भाई, आपके ब्रेन वॉशिंग करनी स्टार्ट कर दिया। इवन दो जो आप जब टेस्ट कराएंगे या फिर आप पढ़ेंगे तो ये जो स्किन प्रोडक्ट होते हैं इसमें से 90% स्किन प्रोडक्ट से कैंसर होता है, आपको अलग अलग बीमारी होती है, ये आपको ठीक नहीं करते। वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप डाइट अच्छी कीजिए, एक्चुअल ब्यूटी आपकी जब बॉडी अच्छी होगी, हेल्थ। देखो जिम को कहा जाता है ना, जिम इज ए नेचुरल वो प्लास्टिक सर्जरी। हाँ, मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अपनी बॉडी पे, आप अपनी हेल्थ पे एक्चुअली अंदर से ध्यान दे रहे हैं। बट आपको क्या सिखाया गया है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं करनी है आपको क्या करना है? ये प्रोडक्ट लगाने तो ही होगा। दैट दिस इज हाउ उनका बिजनेस चलेगा, वरना कैसे चलेगा भाई? अगर जेप्टो ये ना बोले कि भाई ठीक है, मैं आपने पलक झपकाई और सामान आपके घर पे, तो भाई वो तो कोई भी सामान नीचे से जाके ले आएगा। ये तो है, 5 मिनट में आपके घर पे आ जाएगा सामान। ठीक है, आया समझ ये सारा का सारा कि हो क्या रहा है सोसाइटी में, आपको कैसे फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सोसाइटी क्या थी? एग्रेरियन सोसाइटी थी। तो आया समझ? जो कैपिटलिस्ट मैंने बताया थोड़ा बहुत, बट सोशलिज्म और कम्युनिज्म मैं बाद में बताऊंगा। चलो मैं भी बता देता हूं। सोशलिज्म जो आया ना, वो सोशलिज्म पता क्यों आया? सोशलिज्म आया इस कैपिटलिस्ट को कवर करने के लिए, इनकी इज्जत बचाने के लिए। क्योंकि इसमें 2 तरीके के सोशलिज्म आते हैं। एक आता है वेस्टर्न सोशलिज्म, जो कैपिटलिस्ट का माइंडसेट था, कैपिटलिस्ट का आइडिया था। वो क्या था? क्योंकि जब ये क्रिटिसाइज करने लगे ना कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सारा पैसा कैपिटलिस्ट ले जाएंगे तो आम जनता क्या काम करेगी? ये तो वही वाला काम हो गया। कैपिटलिस्ट एक तरीके से वही बन गए एक्सप्लॉइटेटिव राजा महाराजा। अमीर और ये जनता जो है ये गरीब है, इनको जैसे चाहो एक्सप्लॉइट कर लो। तो इनने अपने आप को बचाने के लिए बोला कि हम क्या काम करेंगे, सोशल वेलफेयर में हेल्प करेंगे लोगों की। लेकिन ये एक तरीके से फेक था। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली उसी सोशल वेलफेयर पे ज्यादा काम करते थे, जिससे अल्टीमेटली इन्हीं को फायदा हो रहा था। जैसे कि एग्जांपल लो कि आज के टाइम पे ना ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना पड़ता है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड बनाना पड़ता है। ये फंड वो यूटिलाइज करते हैं समाज के कल्याण में, मतलब बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वॉशरूम बनवा दिए, लाइब्रेरी बनवा दी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज होना चाहिए हर कॉर्पोरेट का ये फंड। तो जैसे मान लो एक कंपनी है, वो क्या काम करेगी कि उसने क्या काम करा, उसने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड दे रहे हैं जहां पे स्टूडेंट्स के को रिसर्च के लिए, तो वो तो कह देगा यार मैं तो एजुकेशन में दे रहा हूं पैसा। बट ये जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं उसका डेटा कौन ले रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन। आया समझ? अब उस डेटा को यूज करके ये अपनी कंपनी में प्रॉफिट कमाएगा। सो इस तरीके का सिस्टम था वहां पे उस टाइम पे पहले। तो इसके बाद ना एक नैरेटिव दिया गया कि नहीं, हमें सोशलिज्म का डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि कार्ल मार्क्स सबसे मेन, उन्होंने कम्युनिज्म का आइडिया दिया। बट आई बिलीव, मैं कार्ल मार्क्स को एडमायर भी करता हूँ, क्रिटिसाइज भी करता हूँ, क्योंकि कार्ल मार्क्स वो व्यक्ति है जिसने बीमारी तो बता दी कि भैया बीमारी क्या है, लेकिन उसने सही से क्योर नहीं बताया, क्योंकि जो उसका क्योर है वो प्रैक्टिकल नहीं है।
और उसने ये बीमारी ना आने वाले 1000 साल तक की बता रखी है। आज भी तुम फील करते होंगे जो कार्ल मार्क्स ने बता रखा है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। जैसे आप देखो यूएसएसआर बना इसी आइडियोलॉजी पे, तो ये प्रॉपर नहीं बन पाया। उसके बाद आप देखो चाइना बना, बट चाइना ने मॉडिफाई कर लिया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कम्युनिज्म की फिलॉसफी क्या है? देयर शुड बी नो स्टेट, स्टेट होना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, कम्युनिटी विल गवर्न बाय देमसेल्फ। बट चाइना में तो स्टेट है, कम्युनिटी भी है। समझ रहे हो? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि धीरे 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 जो एक्चुअल उसका फिलॉसफी है कार्ल मार्क्स की, वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। हाँ, उसका मॉडिफाइड वर्जन जरूर कर पाएगा, जो भी कर भी रहा है। तो आया समझ तुम्हें कि ये एग्रेरियन सोसाइटी थी पहले। देन यहाँ पे जो एग्रेरियन सोसाइटी है, तो सिस्टम ऑफ स्लेवरी बहुत प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। एंड दे बिलीव्ड इन नेचुरल इनइक्वालिटीज, नेचुरल इनइक्वालिटीज पे काफी ज्यादा बिलीव करते थे, तभी वहां पर हायरार्की थी और पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्यों थी वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, क्योंकि सोसाइटी का एवोल्यूशन ही ऐसे हो रहा है, कहीं पे मैट्रियार्की, कहीं पे पैट्रियार्की, पर ज्यादातर डोमिनेट कहाँ पर हुई? उस पे पैट्रियार्की पे। पैट्रियार्की पे डोमिनेट होने का रीजन है, देखो डोमिनेट होने का रीजन क्या है कि जब भी प्रोटेक्शन की बात आती थी ना, तो मेल पार्ट वाज स्ट्रोंगर देन फीमेल पार्ट। फिजिकली, हाँ, मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट आता है ना कि ओ हर चीज पैट्रियार्की क्यों कर रही है, वुमेन्स को राइट क्यों नहीं है, वो कभी देखो, आई डू नॉट बिलीव इन इक्वालिटी, सॉरी, चाहे आप मेरे को क्रिटिसाइज करो, आई डू नॉट बिलीव इन इन इक्वालिटी कह रहा हूँ, इक्वालिटी, आई डू नॉट बिलीव इन इक्वालिटी, आई बिलीव इन इक्विटी। दोनों में अंतर है। अगर मैं बोल दूं इक्वालिटी, तो भैया अगर मैं एक लड़के को थप्पड़ मार सकता हूं तो मैं लड़की को भी मार सकता हूं, ये है इक्वालिटी। और मेरे को पता है, मेरी ये बात सुन के बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे मेरे को। इक्विटी की बात मैं क्या काम कर रहा हूं? इक्विटी की मैं बात कर रहा हूं द राइट नीड फॉर द राइट पीपल। अगर मैंने बात करी है कि भैया समाज में हर कोई एक समान होना चाहिए, तो समाज में ही इक्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरली बोर्न अनइक्वल है हम। भाई कोई किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कोई मेंटली स्ट्रांग ज्यादा है, कोई फिजिकली स्ट्रांग ज्यादा है, समझ रहे हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल लेवल, आप वो भूल जाओ। मैं रेस में अगर दौड़ाऊंगा ना, हैं? किसी ऑथर ने भी शायद बोला था, मैंने हाँ, पढ़ा था ये बोला है, बहुत लोगों ने बोला, आगे आगे पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या काम करूंगा? मैं यहाँ पे दूंगा रिजर्वेशन। और ये रिजर्वेशन जो है ये इक्विटी है, जिसको नीड है उसको देना। भैया अब एक फीमेल की कैपेसिटी है मान लो 10 किलो वेट उठाना, और मेल की है 12 किलो वेट उठाना, तो भैया मैं किसी काम के लिए उसको पहले प्रायोरिटी पे दूंगा ना, क्योंकि वो 12 किलो है, वो उठा देगा। आप कहेंगे कि अरे मैं तो फीमेल हूं, आपने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? दैट इज नॉट वो देखो आज के टाइम में क्या हुआ है कि कुछ लोग ना अपने आप को, देखो खाली दिमाग शैतान का, सुनिए ना कहावत। हाँ, सच बात है ये तो। ये क्या है कि कुछ लोग खाली बैठे, थाली एकदम, उन्होंने नए नए शब्दों का वो कर दिया, इन्वेंशन कर दिया, और उन्हीं शब्दों को लेके चल दिए हैं कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिगड़ा हो रहा है। वो एक्चुअल चीजों पे बात नहीं करते कभी भी। जब इक्वालिटी शो करने की बात होती है, तब तो ये कह देते हैं अरे मैं तो इस जेंडर से हूं, या मैं तो इस कास्ट से हूं, या तो मैं इस रिलीजन से हूं। और जब काम नहीं करना, और तब बोलेंगे हमें तो राइट चाहिए। समझो, तो ये बहुत अलग नैरेटिव है। इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई। इक्विटी का मतलब है जिसको नीड है उसको दो। अब तुमने बोला कि घर में से महिलाओं को निकालो, नौकरी दो उन्हें, वो आपने उनको घरों में रख रखा है शादी करके, बस वो तो पर्दे में रह रही है, ये रह रही है, वो रह रही है। अरे पहले उससे पूछ तो लो भाई, वो जॉब करना चाहती है या नहीं करना चाहती। समझ रहे हो? ये एक करना चाहती है, तो ये एक अपने हक की तो बात कर नहीं रही है ज्यादा, ये बाकी सब की बात कर रही है। आप देखो पॉलिटिक्स में, जैसे पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट सुनो, वो क्या कहें,
जब भी उनकी स्टेटमेंट आती है वो कहती है सारी जनता यही चाहती है, अपोजिशन की बात कर रहा हूं, सारी जनता यही चाहती है। अरे सारी जनता चाहती तो वो दूसरी पार्टी को क्यों वोट करती? वो तुम्हें ही सही वोट नहीं बात कर है। देती क्या? तो तुम क्यों दूसरी का ठेका लेकर बोल रहे हो भाई? तुम अपना ठेका लेकर बोलो ना। आई टेक द एग्जाम्पल कि भाई मैं एक जैसे एक लड़की को जानता हूं, उसको नहीं करनी है भाई जॉब, वो सिर्फ हाउसवाइफ बनना चाहती हो। आप कह रहे हो कि नहीं उनको तो घर में दबा दिया, माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी, ठीक है अब वो बच्चों में रह गई। भाई वो उसको रहना ही उसमें, उसकी इच्छा ही यही है। उससे पूछो क्या करना है, मेरे को तो फैमिली चलानी है अपनी। क्यों? क्योंकि ये जो अपने आप को लिबरल कहते हैं ना, ये इस फैमिली जॉब इसको इसको जॉब नहीं समझते, इसको सप्रेशन समझते हैं। और ये इसको पता क्या कहते हैं? ये अनपेड जॉब है। पेमेंट कुड बी इन टू वे भाई, आइदर इन मॉनेटरी आइदर इन नॉन मॉनेटरी। जो व्यक्ति वहां पे उस घर में रह रहा है वो फिर रेंट नहीं देगा। चलो मान लो ठीक है, आपने बोल दिया कि मैं आपको 20,000 रुपये महीना दूंगा। अब उसी घर में रहने के लिए रेंट दो तुम भी, उसी घर में रहने के लिए खाने के लिए पैसा दो तुम भी, कपड़े खरीद रहे हैं तो पैसा दो तुम भी। तो एट दी एंड तो वो 20,000 रुपये तो तुम्हारे वैसे भी खत्म हो जाएंगे, और नहीं मिल रहे तो फिर भी आपके वैसे ही काम चल रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लोगों का जो विजन है कहने का मतलब, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जगह ऐसा है, हर जगह के रूल्स और नियम्स अलग अलग है। बहुत जगह पे वुमेन की कंडीशन बहुत खराब है, इवन दो दे वांट टू बी अ हाउस वाइफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको घर में घर चलाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स अपने लेवल पे होते हैं। फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, ठीक है। Very तो good. वैसे ही सोसाइटी क्या थी, उसमें नेचुरल इनइक्वालिटी थी। जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल दूं, इक्वालिटी को समझो आप। रिजर्वेशन जो है वो इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, रिजर्वेशन क्रिएट कर रहा है अनइक्वल्स। कोई भी सिस्टम इक्वल्स क्रिएट नहीं कर सकता। हाउ? लेट्स टेक द एग्जांपल। ये एक रेस की लाइन है, यहां पे एक व्यक्ति खड़ा कर दिया जो जनरल कैटेगरी का है, यहां पे एक थोड़ा सॉरी ये जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी में सप्रेस्ड है, जिसको ऑप्रेस किया गया है, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया वगैरह वगैरह, ये वो व्यक्ति है जो सबसे आगे खड़ा कर दिया, ठीक। ये उससे कम ओप्रेस्ड है, फिर ये उससे कम ओप्रेस्ड है, फिर ये उससे कम ओप्रेस्ड है, ये सबसे कम ओप्रेस्ड है। मान लो ये जनरल कैटेगरी का, ये सबसे पीछे खड़ा कर रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको एडवांटेज देना ना थोड़ा सा। Exactly. अब सारे रेस में भागे, क्या होगा? सपोज ये वाला व्यक्ति फर्स्ट आ जाए, ये वाला सेकंड आ जाए, ये वाला थर्ड आ जाए, ये फोर्थ आ जाए, तो अगेन ये भी तो अनइक्वल है भाई। क्या सभी फर्स्ट आए हैं? नहीं आए। समझ रहे हो? ये सिर्फ अपने माइंड को अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, लेकिन रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखो तो भैया क्या, एक चीज मानो यार कि एक बच्चे का 1000 में से 950 मार्क्स आए, वो एम्स में डॉक्टर नहीं बन पा रहा मान लो, लेकिन किसी व्यक्ति का 600 आया, वो एम्स में डॉक्टर बन गया बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन मिला। तो भैया ये भी तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई भाई समाज में। तो लोगों को ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती, ये बहुत ही आपको रीजनिंग डेवलप करनी पड़ेगी बहुत। और ये पता कैसे डेवलप होती है? जब आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके और उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको हर चीज का जवाब नहीं देना हर वक्त कि वो सुना सामने वाले ने एक लाइन बोली, वो अब मेरा इसमें ड्यूटी है कंट्रीब्यूट करना। नहीं, आप सोचो, पहले सोचो, समझो, एनालाइज करो, ठीक है। तो हायरार्की सिस्टम था। क्यों? हायरार्की तो अपने आप आएगी जहां इनइक्वालिटी होगी। और पैट्रियार्की मैंने तुम्हें बताया ये कि पैट्रियार्की क्या थी, ठीक है। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजिड हो गई है, हर चीज रिजिड हुई है यार। जैसे एक एग्जांपल लो, पहले ह्यूमन क्या थे? बिना क्लोथ्स के रहते थे, नेकेड। धीरे धीरे उन्होंने कपड़े पहनने स्टार्ट करे, स्किन्स पहननी स्टार्ट करी, एनिमल स्किन पहननी स्टार्ट करी, एंड देन उनको अजीब लगने लगा, बिना कपड़ों के नहीं रह सकते वो। अब इमेजिन करो कि जैसे कोविड आया, हर कोई फेस पे मास्क लगाने लगा,
जब किसी के फेस पे मास्क नहीं देखते थे ना काफी लंबे टाइम बाद, अजीब सा लगता था। आप किसी के फेस पे बियर्ड देखोगे या मस्टैच देखोगे, वो सेविंग कर लेगा कितना अजीब लगेगा। किसी के लॉन्ग हेयर है वो एकदम से शॉर्ट करा लेगा, कितना अजीब लगेगा हमें। क्योंकि हमारे दिमाग को ये आदत पड़ जाती है किसी भी चीज को उसी स्टेट में देखने की। जैसे अभी क्या हुआ, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट दिए, उनको आदत ही झुग्गी झोपड़ी में रहने की पड़ गई है भाई। उनको वहां पे बहुत कंजेस्टेड, बहुत बंद बंद फील होने लगा। उनको आदत ही नहीं है कि भाई कचरे को उसमें डालना है, डस्टबिन में डालना है। उनको आदत है ऐसे खुले में डालने की। उन्होंने पूरा स्टेयर्स में और पूरा कॉलोनी में कचरा कचरा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आदत बन चुकी है। तो वैसे ही सोसाइटी में क्या हुआ, जैसे एक सिस्टम फंक्शन करता है तो उस सिस्टम की आदत पड़ जाती है। पैट्रियार्की फंक्शन करना स्टार्ट हुआ इनिशियल फेज में, तो आज के टाइम पे भी पैट्रियार्की ही कर रही है। ऐसा नहीं है हर जगह पैट्रियार्की कर रही है। देखो एक रियलिटी में बताऊं, मैंने जितना ऑब्जर्व करा है ना, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि पैट्रियार्की एक टाइम पे आके डोमिनेट करती है, लेकिन मोस्टली टाइम जो है वो मैट्रियार्की ही चलती है। क्यों? जैसे मान लो आपने अपनी फैमिलियों में नोटिस करा होगा, ज्यादातर किसकी चलती है? मम्मी की चलती है भाई। पापा भी नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति कब बोलता है? जब एक चीज का लेवल क्रॉस हो जाता है या गुस्से में होता है, तब ये डोमिनेट करता है। और तब ये जो ये महिला है ना, ये शांत बैठ जाती है। लेकिन ओवर द पीरियड टाइम यही चलता है। पापा से कुछ बोला, मम्मी से पूछ ले भाई, अपनी मम्मी से पूछ ले। घर में घुसो, इतना लेट क्यों आया? पापा से ज्यादा मम्मी सुना रही होगी। तो ये मैट्रियार्की ही तो है भाई। बट वो आपने हर चीज को लेबल ऐसे कर दिया, रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया कि सोसाइटी का दिमाग क्या करना स्टार्ट कर दिया, ब्रेन वॉश। ठीक है, तो आया ये समझ एंशिएंट पार्ट। अब आते हैं मिडिवल पे। अब मिडिवल में क्या आया? मिडिवल में आया रोमन एम्पायर। क्या हुआ कि ये जो ग्रीस है, यहाँ पे धीरे 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 रोमन ने क्या काम करा, पूरे के पूरे उसको, ग्रीस कह रहा हूँ, ये पूरा यूरोप है, फैल के पूरे यूरोप में रोमन एम्पायर आ गया। समझो, ठीक है। पहले अलग अलग सिटी स्टेट थे ना, सब पे कब्जा कर लिया उसने, और इसको हमने बोला पैक्स रोमाना। ठीक है। अब ये सिस्टम क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड। मैंने अभी बताया ना, जितना बड़ा सिस्टम उतना ही सेंट्रलाइज्ड होगा। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर स्टेट की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर दो सिस्टम जनरेट हो गए। एक स्टेट खुद, जिसको हमने बोला रोमन एम्पायर, और एक चर्च जिसको हेड कर रहा था पोप। आज के टाइम पे वही है, रोम में ही है ना, ये यूरोप में ही है ना, वेटिकन सिटी। मतलब रिलीजन आना स्टार्ट हो गया था, रिलीजन डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। क्यों? तो एंशिएंट पे रिलीजन नहीं था क्या? एंशिएंट में था। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंशिएंट में क्या था, वो चीजें स्टार्ट हो रही थी। अच्छा। एंशिएंट में जैसे आपने वो पढ़ा है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई आइडियल वर्शिप नहीं थी। हम अब नेचर की वर्शिप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और एक नटराज, ये ऑर्थोडॉक्स, ये जो ऑर्थोडॉक्स स्टार्ट हुआ है ना, ऑर्थोडॉक्स कैसे स्टार्ट हुआ है? ऑर्थोडॉक्स हुआ है आइडल वर्शिप से। अच्छा। और धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। समझो, जितना ज्यादा सेंट्रलाइज होगा, जितने ज्यादा लोग आपस में होंगे ना, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो, पहले अलग अलग हैं, छोटे छोटे हैं, डिसेंट्रलाइज हैं, अपने अपना चल रहा है, रिलीजन अलग चल रहा है उनका, वो अलग चल रहा है, क्योंकि वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। स्टेट ज्यादा इंटरवीन नहीं कर रहा ना। लेकिन जहां पे सेंट्रलाइज हुआ, हर चीज में क्या कर रहा है, स्टेट इंटरवीन कर रहा है। और जब स्टेट इंटरवीन कर रहा है तो उनको क्या दिखता है कि भैया, अगर मान लो कोई राजा पीट रहा है तो वो कहां जाएगा, हे भगवान बचा ले हमें। तो वो धीरे धीरे उसकी पुकार ज्यादा होने लगी है। और जब पुकार ज्यादा होने लगी है तो लोग वैसे भी पूरे के पूरे एक ही एम्पायर में इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए, तो उनकी यूनिटी बनने लगी है। और इस तरीके से रिलीजन डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अगेन समझो, रिलीजन किसका पार्ट है? सोसाइटी का।
और मैंने क्या बोला, स्टेट से ज्यादा सुप्रीम कौन है? सोसाइटी। सोसाइटी। अगर स्टेट ने कुछ बोला, राजा ने कुछ बोला और सारी सोसाइटी के सारे लोगों ने मानना बंद कर दिया तो राजा को मार गिरेंगे, है ना? ओवरथ्रो कर देंगे पूरा का पूरा, जैसे शेख हसीना का हो गया बांग्लादेश में। तो इसलिए ये क्या होने लगा, ये क्लैश होने लगा इनके बिलीफ का स्टेट के साथ। और ये जो पोप है ये खुद में एक इंस्टीट्यूशन बन गया और इसने बोला कि भैया ठीक है मेरी सुनो, यहाँ पे स्टेट कह रहा है मेरी सुनो। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट वर्सेस चर्च की डिबेट स्टार्ट हो गई। इसको कहा जाता है क्या, कि ये जो फेज था, ये जो एरा था, ये क्या था? डार्क एज का एरा था। डार्क एज। आ रहा है समझ? हाँ जी। तो ये जो देखो, चर्च वॉज पावरफुल, डार्क एज का टाइम है, बिकॉज वी कांट क्वेश्चन द रिलीजन। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? हेलो, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा? जीओटी? नहीं। चलो तो कभी देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां पे क्या हो रहा है कि किंग चल रहा है और साथ के साथ ना चर्च आ जाता है, और चर्च इतना पावरफुल हो जाता है कि वो राजा को भी सजा देने लगता है। तो राजा एट द एंड वो उस चर्च को उड़वा देता है पूरा का पूरा, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनती है, सबको मरवा देता है। फिर राजा की ही एक्चुअल पावर रह जाती है। कहने का मतलब वहां पे ये दिखाया गया एक तरीके से कि किस तरीके से चर्च डोमिनेट करना स्टार्ट करता है। देखना वो वाला पार्ट, मैं एक बार बता दूंगा कौन से सीजन में है, तो और भी अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, तो ये डार्क एज क्यों? क्योंकि किंग वर्सेस पोप, और यहां पर ये किंग वर्सेस पोप को क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स। और ये कहा जाता है एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना? हमारे यहां पे तो हिंदी में यही कहते हैं। चर्च वॉज पावरफुल एंड एम्पायर वॉज वीक। वाई चर्च वॉज पावरफुल? बिकॉज अगेन अथॉरिटी किसकी थी सबसे बड़ी? चर्च की नहीं, एम्पायर की। एम्पायर की। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोज्ड अथॉरिटी थी। मैंने क्या बोला कि अथॉरिटी इज नॉट व्हाट दे इम्पोज्ड, अथॉरिटी इज व्हाट दे एक्सेप्ट। इस इम्पोज्ड को ही एक्सेप्ट कर रहे थे लोग, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने किसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया? रिलीजन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जब रिलीजन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया तो ये इम्पोज्ड वाली क्या हो गई? वीक। और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि इम्पोज्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो एक्सेप्ट रिलीजन वाली को कर रहे हैं। और अथॉरिटी सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? जो एक्सेप्ट की जाए। ठीक है, एंड हुज अथॉरिटी विल प्रिवेल क्रिएटेड केओस, एंड इसी को हमने बोला डार्क एज। अब यहीं पे यही हो रहा है, किसकी अथॉरिटी? इम्पोज्ड वाली अथॉरिटी या एक्सेप्टेड वाली अथॉरिटी? कौन सी अथॉरिटी प्रिवेल करेगी? आया समझ? तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। देखो जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं ना तुम्हारे सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराऊंगा। फैक्चुअल डेटा तो मैं यहाँ पे बता दूं या तुम खुद याद करोगी तो उसमें तो एक ही बात है, क्योंकि मेरे बताने से याद नहीं होगा ना, क्योंकि मैं भी तो सिर्फ नाम ही बताऊंगा ना, इसका नाम ये है, और वही नाम मैंने नोट्स दिए वहां लिखा हुआ है। लेकिन वहां पे ये वाली चीजें ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ये वाली चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जब तुम पढ़ोगी तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ एग्जैक्टली, वो याद करने में ना डॉट्स बन जाएंगे बहुत, क्योंकि उसमें क्या मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी थी, ये नाम, बुक के नाम, ये नाम, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग लग जाती है यार, ये किस टाइम के आसपास हो सकती है, क्योंकि ये इस बुक के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट आता है मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम कब आता है? मॉडर्न टाइम आता है आपका ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद। ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया में भी अगर सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो 1900 में जो है आपका 1919 में जो वो आता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अच्छा ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मेजर चीजें स्टार्ट होती हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, समझो। यहां पे क्या है, मॉडर्न में भी क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। और यहां पे क्या हुआ, नेशन स्टेट स्टार्ट हुआ। अब देखो नेशन स्टेट कब स्टार्ट होता है? ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया जो है कब होती है? 1648 में। यहां से मॉडर्न फेज स्टार्ट होता है, लेकिन ये पीक पे आता है 1919 में, जब आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हाँ ठीक है, यहां पे एक्चुअल ये स्टार्ट होगा।
तो मॉडर्न आ रहा है, ये भी सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है नेशन स्टेट का. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज सिटी स्टेट, एंड देन व्हाट इज नेशन स्टेट. ठीक है, 3 अलग टर्म है ये छोटा है फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है. यहां पे नेशन स्टेट जब आया तो यहां पे सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट की एग्जिस्टेंस आई, और यहां से आप पढ़ोगे क्या इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ोगे, जो स्टेट की थ्योरीज हैं वो पढ़ोगे, सॉवरेनिटी की थ्योरी है वो पढ़ोगे. क्यों? क्योंकि यहां पे डिबेट खत्म हो जाती है कि चर्च वर्सेस और स्टेट वाली. ठीक है, तो स्टेट को यहाँ पे मॉडर्न में क्या कहा गया, मॉडर्न में कहा गया स्टेट क्या होगा, सुप्रीम होगा. ये डिबेट चल रही थी ना, अथॉरिटी किसकी प्रिवेल करेगी, तो अथॉरिटी किसकी प्रिवेल करेगी, स्टेट की, क्योंकि स्टेट इज द लेजिटिमेट. भाई सोसाइटी ने गवर्न करने को रिलीजन को नहीं लेके आए थे इनिशियल फेज में, स्टेट को लाए थे. स्टेट की जिम्मेदारी है उनकी लाइफ को बचाना, ना के रिलीजन की, है ना. तो चर्च को सबऑर्डिनेट कर दिया किसके, स्टेट के. ठीक है, इसी में ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, द टॉपिक ऑफ सेक्युलरिज्म. तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म को डिफाइन करते हैं, तो ये इसी वजह से वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को निगेटिव सेक्युलरिज्म कहा जाता है, क्योंकि स्टेट और चर्च सेपरेट हो गए, और पूरी तरीके से सेपरेट. चर्च स्टेट के फंक्शन में इंटरवीन नहीं करेगा, स्टेट चर्च के फंक्शन में नहीं करेगा. अच्छा ये बताओ, अभी जब भी हम ये बात कर रहे हैं, तो जो ये सोसाइटी है ये किस तरीके की सोसाइटी है, ये सोसाइटी लाइक अब वो रिलीजन का जो कौन सा रिलीजन लाइक जो भी उस सोसाइटी का था, क्रिश्चियनिटी. तो अब समझो मैं क्यों समझा रहा हूं, आगे समझ में आएगा तुम्हें. क्रिश्चियनिटी था पूरे यूरोप में मेजर. अब क्या हुआ है कि जब क्रिश्चियनिटी है तो स्टेट वर्सेस चर्च चल जाएगा, यहां पे स्टेट चर्च के काम में इंटरवीन ना करे चल जाएगा. ठीक है, क्यों चल जाएगा, क्योंकि जो स्टेट को चला रहा है वो भी क्रिश्चियनिटी को बिलीव करता है, और जो चर्च है वो तो है ही क्रिश्चियनिटी का. तो स्टेट जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव कर रहा है व्यक्ति, वो क्या वो चर्च में जाके वो करेगा, इंटरफेरेंस करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका खुद का रिलीजन है भाई. समझ रहे हो, जो चर्च है वो रिलीजन के बेस पे स्टेट को कुछ नहीं कहेगा. जो स्टेट का मालिक है, हेड है, वो अपने ही रिलीजन को क्यों क्रिटिसाइज करेगा भाई, चर्च भी, क्योंकि वो तो व्यक्ति उसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है. मतलब मान लो जैसे नरेंद्र मोदी मान लो हिंदू है, तो हिंदू कम्युनिटी नरेंद्र मोदी को हिंदू होने पे क्यों क्रिटिसाइज करेगी. नहीं उसको किसी भी चीज पे कर सकती है कि भाई ये पॉलिसी अच्छी नहीं बनाई, ये नहीं करा, बट उसको ये नहीं कहेगी कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम मंदिर नहीं आ सकते, तुम ये नहीं कर सकते. समझ रहे हो. लेकिन क्या हुआ है, धीरे धीरे जैसे लिबरल्स का कॉन्सेप्ट आया है, लिबरल्स ने अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया, और यहां पे असाइलम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, और यूरोप में जैसे जैसे दूसरे रिलीजन का इंट्रैक्शन हुआ, यहाँ पर क्या होने लगा, देयर वाज अ क्लैश बिटवीन द सिविलाइजेशन. देयर इज अ बुक पर्टिकुलर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे जो अलग सिविलाइजेशन है बेस्ड ऑन द रिलीजन, यहाँ पे इनका क्या हो गया, क्लैश स्टार्ट हो गया. इस्लाम क्रिश्चियनिटी को नहीं मान रहा, क्रिश्चियनिटी इस्लाम को नहीं मान रही. समझो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पढ़ना एक बार, लिख लो, चार्ली हेब्डो का केस. चार्ली हेब्डो का केस क्यों, क्योंकि देखो वो हमेशा से एक चीज प्रैक्टिस करते आए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी एब्सोल्यूट क्यों है, क्योंकि देखो स्टेट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मूवमेंट चला था. रिलीजन के बारे में वो कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मांग रहे हैं वो भी सेम रिलीजन से है, चर्च भी सेम रिलीजन से है, और स्टेट भी सेम रिलीजन से. एग्री.
जैसे ही मिक्स ऑफ कल्चर हुआ है, जैसे ही ये सब इमिग्रेशन वगैरह स्टार्ट हुआ है, अदर रिलीजन भी आए हैं और ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हुआ है, क्लैश ऑफ रिलीजन हुआ है, तो क्रिश्चियनिटी ने इस्लाम को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। चार्ली हेब्डो में क्या हुआ था, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बना दिया था और प्रॉफिट मोहम्मद को आइडियल वर्शिप में वो ट्रीट नहीं करते, और जब वो आइडियल वर्शिप में ट्रीट नहीं करते हैं तो उनके लिए वो क्या था, बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट द रिलीजन था। और वहां पर जो ये चार्ली हेब्डो का वो था, एक जर्नलिस्ट था, उसका का गला काट दिया। एक प्रोफेसर था, उस प्रोफेसर का यूनिवर्सिटी का, उसका गला काट दिया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आया समझ? हम्म। क्यों? क्योंकि देखो, वो तो ये चीज प्रैक्टिस करते आ रहे थे भाई, क्योंकि अपने रिलीजन के बारे में उन्होंने कभी बोला ही नहीं। उनके माइंड में क्या है, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने इस्लाम के बारे में बोला, इस्लाम को पसंद नहीं आया, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। मार दिया। तो ये क्या हो गया सोसाइटी के अंदर, तो एकदम से अचानक हो गया। अब समझो, जितना ज्यादा सोसाइटी मिक्स कल्चर की होगी उतनी ही कम आपको, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट समझा रहा हूं मैं तुम्हें, समझो इस चीज को। जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जितना ही ज्यादा सोसाइटी क्या होगी, मिक्स कल्चर होगी, उतना ही कम आपको राइट्स दिया जाएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच, उतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, उतना ही ज्यादा लोग ऑफेंड होंगे, बारे में बोलेंगे, उतना ही ज्यादा ऑफेंड होंगे। इंडिया में क्यों नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और क्यों नहीं दे सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्योंकि वी हैव दी लाइक लार्जेस्ट डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। आप कुछ ना कुछ बोलो, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, अगर आप वो वर्ड यूज कर रहे हैं, साउथ इंडिया में उस वर्ड का मतलब है निकल, और नॉर्थ इंडिया में वो गाली है। और वो साउथ इंडियन आके यहाँ पे लड़ रहा है किसी से, नॉर्थ इंडियन से, एंड वो निकल, उसको ऐसा होता है ना, लड़ाई होती है, चल निकल यहाँ से, उसको वो वर्ड बोल रहा है, तो वो क्या बोलेगा, सोचेगा अरे ये तो मेरे को गाली दे रहा है, उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना कि किस तरीके से जो ये हेट्रोजेनिक सोसाइटी होती है ना, ये आपके राइट्स को खत्म कर देगी। और वहां पर भी यही हो रहा है। तो आया ये समझ? तो इसलिए उसको उस सेक्युलरिज्म को, अब वहां पे स्टेट क्या कह रहा है, मैं तो इंटरवीन नहीं करूंगा बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। क्योंकि इनिशियल फेज में यही होता है ना कि मैं रिलीजन के मैटर में घुसूंगा ही नहीं, और वो घुसेगा नहीं, वो लोगों को रोकेगा नहीं किसी के बारे में बोलने से, तो लोग मारेंगे एक दूसरे को। सोसाइटी में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली सोसाइटी में पूरा क्लैश हो जाएगा इस तरीके से, हाँ, वायलेंस हो जाएगा। और वही हो रहा है, इसी को हमने बोला है निगेटिव सेक्युलरिज्म। बट इंडियन सेक्युलरिज्म को हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, स्टेट रिलीजन में इंटरफेरेंस करता है विद दी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। क्योंकि हर चीज जो आपको मिली है, फंडामेंटल राइट जो आपको मिले हैं, सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन फीचर था मिडिवल में, वो क्या था, सॉवरेनिटी। मेडिवल में क्या था, वो क्या था, अगेन रिलीजन वर्सेस स्टेट वर्सेस चर्च। और एंशियंट में क्या है, एंशियंट में डिसेंट्रलाइज थे वो, ठीक है, हाँ, सिटी स्टेट। तो वो और अच्छे से करेंगे आगे। तो ये जो कंफ्यूजन है, बेसिकली क्या होता है कि ये सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट वाज द मेन फीचर। ये जो कंफ्यूजन होता है मिडिवल का, जो डार्क एज का टाइम चल रहा था, इसको सेटल किससे किया जाता है, इसको किया जाता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया से। कब होती है, 1648 में। ये क्या है बेसिकली, अब जैसे पैक्स रोमाना है, पूरा का पूरा रोमन एम्पायर है, तो इनिशियल फेज में सबको कंट्रोल कर लेगा, सब साथ में होंगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पर क्या है, सारे ही लोग अलग अलग एथनिसिटी के हैं। भाई यूरोप देखो, जर्मन भी है, आप ऑस्ट्रियन भी है, आप इटालियन भी है, बहुत कुछ है वहां पे। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, एट द एंड लास्ट तक आते आते आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि रोमन एम्पायर वीक होने लगता है। और ये जब आपस में लड़ने लगते हैं, तो यहां पे हम कहते हैं 30 ईयर वॉर।
एक 30 ईयर वॉर चलता है, और ये 30 ईयर वॉर खत्म किससे होता है? ये इस ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया से 1648 में। और जैसे ये ट्रीटी से खत्म होता है, यहाँ पर नए नए स्टेट इंडिपेंडेंट आ जाते हैं। जैसे समझ लो कि इंडिया में 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बन गया, हाँ हाँ, न्यू तो न्यू वैसे स्टेट यहाँ पर बनना नेशन start स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। नेशन स्टेट का क्यों आता है? क्योंकि उसके लिए आपको नेशन की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, और अलग अलग ये डेवलप होते हैं। देखो, असलियत में पॉलिटिकल टर्म में हम बात करते हैं नेशन स्टेट की, लेकिन कंट्री इज ए ज्योग्राफिकल टर्म। हम्म, समझ में आया? हम्म, कंट्री इज ए ज्योग्राफिकल टर्म, लेकिन पॉलिटिकल टर्म जो है वो क्या है? सिटी स्टेट, स्टेट और नेशन स्टेट। हम्म, अब नेशन स्टेट के बाद क्या आएगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? लॉ ऑफ स्टेट विल प्रिवेल ओवर चर्च, सो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इज सुप्रीम, और नेशन इज स्टेट ही सुप्रीम यूनिटी है। ऑफ अथॉरिटी। हम्म, नेशन के अंदर ही स्टेट फंक्शन कर रहा है, ओके। नेशन में ही स्टेट है। क्योंकि स्टेट क्या है? स्टेट हम उस चीज को कहेंगे जहां पर चार चीजें होंगी। कौन सी चार चीजें? एक पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहां पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो सॉवरेन होनी चाहिए। सोवरेन होना चाहिए। अब जैसे मैं तुमसे एक सोवरेन एग्जांपल, मतलब लाइक फ्रीडम। हाँ मतलब खुद के, ये नहीं कि किसी और के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं या किसी और का फैसला सुन रहे हैं। दे आर देयर ओन सुप्रीम। अब जैसे एग्जांपल लो, मैं तुमसे पूछूं क्या कनाडा स्टेट है? स्टेट टेरिटरी तो है उसकी, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, सोवरेन भी है, तो हाँ है। ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया भी है, सारे ही है देखा जाए तो, क्योंकि सबकी ऑस्ट्रेलिया में, टेरिटरी है। ऑस्ट्रेलिया में हेड ऑफ द, कनाडा में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। और इसमें ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में भी प्रेसिडेंट है। चलो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जो तुम्हें नहीं पता। Okay. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यहाँ पर मेनली ये तीन कंट्री जो हैं, यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट पता कौन है? गवर्नर प्राइम जनरल। मिनिस्टर। ओके, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन करता है? नो आइडिया। ब्रिटिश क्राउन। ओह, क्योंकि ये कॉलोनी थे ना भाई इनकी। भाई इंडिया, आप समझो, इंडिया को ये कह रहे थे कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। What was the meaning of dominion status? That means the head of the state जो होगा वो किसका होगा? क्राउन का। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन किसका होगा? लोगों का, इंडियंस, ठीक है। ये था डोमिनियन स्टेटस। तो तुम्हें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इन सब के साथ? तो इनका हेड ऑफ द गवर्नर क्यों है? लाइक हेड ऑफ द स्टेट जो है गवर्नर जनरल है, क्योंकि ये डोमिनियन है आज भी कनाडा उसके, ब्रिटिशर्स के। अच्छा, दे आर नॉट फुली इंडिपेंडेंट, दे आर द डोमिनियन। ओके ओके। यहाँ पे पीएम है सबके, और पीएम क्या है? वहां की लोग चुनते हैं, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? जैसे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय इंडियन। हाँ। हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम, इलेक्टेड बाय इंडियन। लेकिन यहाँ पे क्या है? पीएम इलेक्टेड बाय देयर ओन पीपल, बट द गवर्नर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द क्राउन। जब, हाँ, जब अभी वो हुआ था ना, जब किंग चार्ल्स बने थे, वो इनकी सेरेमनी हुई थी हर इन तीनों जगह। तो अब मुझे बताओ, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि सॉवरेन नहीं है, डोमिनियन है भाई वो। एग्जैक्टली। सॉवरेन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड है ना? हाँ, एक बार तुम उनका, तीन ही है। हाँ ये तीनों पढ़ना, मतलब और भी हैं, एक दो और हैं, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं, तीन तो मेरे को एग्जैक्टली नाम याद है। तो देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा। मतलब इनका सीधा सीधा विकिपीडिया पेज खोलोगी ना तुम, वहां पे नजर आ जाएगा तुम्हें लिखा हुआ। इवन दो जो गवर्नर जनरल है ना, वो ब्रिटिशर नहीं है वो ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन ही, बट अपॉइंट वो करते हैं क्राउन।
तो यार वो तो अपनी मर्जी से कर देते होगे जो उनको अच्छा ऑब्वियसली, लग रहा हो। तभी तो तुमने ये न्यूज़ सुनी थी अभी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को ये कहा था कि कनाडा को हमारे साथ मिला दो, मैं तुम्हें गवर्नर जनरल बना दूंगा, अच्छा 51st स्टेट बना दो, क्योंकि मैं तुम्हें उनके पास गवर्नर बना पावर है। दूंगा। हैं? बहुत हाँ, क्योंकि उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं। हाँ, देखो वो बहुत कभी भी हट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमला कर देंगे। आया समझ? हाँ सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सब। इनका जो तुमने चलो इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, कभी तुमने इनका फ्लैग देखा है? नहीं कभी देखना, खासकर ऑस्ट्रेलिया का तो जरूर देखना, और न्यूजीलैंड का। कनाडा का तो नहीं है, कनाडा ने तो थोड़ा अलग कर लिया अपना फ्लैग। इनके फ्लैग पे आज भी तुम्हें ब्रिटिश का वो मिलेगा सिंबल, ओके देखूंगी आज। देखना इनका, ठीक है? पक्का। तभी बोल रहा हूँ, पता क्या, नॉलेज ऐसे गेन नहीं होती है यार। मैंने इतना पढ़ा नहीं है जितना मैंने इधर उधर से सीखी हैं चीजें, और वो जब तुम अलाइन कर लेते हो ना सारी चीजें, तो वो एकदम सही पजल में बैठ जाती है। वो डॉट्स कनेक्ट हाँ, हो गए। वो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, नेशन की सॉवरेनिटी आ गई। पोस्ट मॉडर्न क्या आया? मॉडर्न तो हमने पढ़ लिया, पोस्ट मॉडर्न क्या आया? अच्छा सॉरी, मॉडर्न आता है तुम्हारा यहाँ तक 1990s तक, इसके बाद पोस्ट मॉडर्न स्टार्ट होता है। ओके पोस्ट मॉडर्न क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि देखो पोस्ट मॉडर्न में आती है सुपर नेशनल बॉडीज। पहले नेशनल है, अब आ रही है सुपर नेशनल बॉडीज। बॉडी। ये क्या काम करते हैं? अपनी ट्रांसफर कर देते हैं सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, समझ रहे हो? एंड दे आर मूविंग फ्रॉम नेशन स्टेट टू नेशनलिज्म। एंड जरूरी नहीं है कि नेशनलिज्म हो उनके अंदर, जैसे इसका एग्जांपल लो यूरोपियन यूनियन। हाँ यूरोपियन यूनियन। हर एक स्टेट ने अपनी सॉवरेनिटी यूरोपियन यूनियन को ट्रांसफर की हुई है, एंड यूरोपियन यूनियन इज अ सुपर नेशनल बॉडी। और एक और थी ना, यूरोपियन 12th क्लास में हमने 2 सुपर बॉडीज पढ़ी थी, तो यूरोपियन यूनियन थी और एक और थी एशियान करके थी, है ना? हाँ वो तो काफी है। देखो नहीं नहीं, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड, अलग अलग हैं, फोरम्स अलग हैं, समझ रहे हो? फोरम्स अलग हैं, और ये जो सुपर नेशनल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ ये अलग है। जैसे अच्छा। एशियान है, वो एशियान को हमने अपनी अथॉरिटी, जैसे हमने अभी एससीओ की सबमिट हुई, तो इंडिया ने अपनी पावर एससीओ को थोड़ी शिफ्ट कर दी है सॉवरेनिटी। वो तो हम वहां जाके कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं कि व्हाट वी नीड टू डू इन फ्यूचर। लेकिन ऐसा नहीं है कि एससीओ ने जो डिसीजन ले लिया वो इंडिया को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ईयू ने जो डिसीजन ले लिया वो हर कंट्री को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पर जो कंट्रीज ईयू के अंदर होगी वही तो उनको मानेंगी, सारी तो हाँ, मानेंगी। और ईयू का खुद का पार्लियामेंट है। हाँ हाँ हाँ। आप समझो कि ट्रांसफर ऐसे ट्रांसफर नहीं होती कि बस बन गई ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, उनका पार्लियामेंट है, इलेक्शन होता है भाई। सॉवरेनिटी कैसे जाएगी? सॉवरेनिटी कम्स फ्रॉम द पीपल, एंड पीपल वोट फॉर द यूरोपियन पार्लियामेंट, सपोज, ओके आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट दे आर वोटिंग फॉर दैट। समझ रहे हो? यहाँ पे जो भी व्यक्ति जा रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो डायरेक्ट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये पार्लियामेंट जो डिसीजन लेगा वो तो ये इन लोगों पे जाएगा ना। तो इसलिए इन्होंने सॉवरेनिटी सुपर नेशनल बॉडी को कर दिया है। जैसे हमने यूनाइटेड नेशन ने कोई फैसला लिया, सपोज मान लो यूएन जनरल असेंबली में, तो हर फैसला बाइंडिंग नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये सुपर नेशनल बॉडी एक्चुअली है कहाँ पे, क्या है। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? यस सर। जैसे हम बात करें कि क्या होता है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में आप देखोगे कि बहुत सारी क्या कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 6 साल के आसपास आपका वो चला। उसके बाद यूएन आया, यूएन के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वो मैं जब वहाँ कराऊंगा वहाँ पे अब समझ रहे हो? देखो ये वाले डोट्स तब, हाँ ये तब कनेक्ट होंगे जब आईआर वाला करेंगे हम, ठीक है।
सुपर नेशनल बॉडी आई तो सुपर नेशनल बॉडीज भी तुम्हें वहां समझ में आएगी। तो यूरोपियन यूनियन कॉन्फेडरेशन बनता है, बट ये कॉन्फेडरेशन क्या है? लूज कॉन्फेडरेशन। क्यों? क्योंकि कभी भी अलग हो सकता है। कैसे अलग हो सकता है? जैसे हमने देखा, नाउ वी कैन सी शिफ्ट फ्रॉम सुपर नेशनल टू नेशनल। जैसे यूके ने एग्जिट ले लिया, उसको हमने क्या बोला? ब्रेग्जिट। हाँ। ये लूज कॉन्फेडरेशन था ना, तभी तो यूके एग्जिट हो गया, बाहर चला गया वहां से, और वापस से सुपर नेशनल से नेशनल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब मेरा ये मानना है कि ये जो वेस्टर्न है ना, ये वेस्टर्न इतना फेडअप हो चुका है कि ये वापस जा रहा है, लेकिन जो एशियन है ये धीरे धीरे इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है? आया समझ? जैसे आप देखो, यूएसए ने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को एग्जिट ले लिया। तो ये यूके ने खुद लिया था या फिर कैसे? वोटिंग हुई थी उसमें प्रॉपर वोटिंग हुई थी। वोटिंग हुई थी। हाँ, वोटिंग हुई थी, वो मैं कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, वो IR में करेंगे, उसमें कितने % वोट हुई थी, किसके टाइम पर वोटिंग हुई, किसके टाइम पर एग्जिट हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं जो मैंने तुम्हें अभी बताए। सिटी स्टेट का तो मैंने बता दिया कि स्टेट की 4 चीज़ें हैं। कहाँ हैं आज के टाइम पे? ये जो मोनाको है, सिंगापुर है, वेटिकन सिटी था, ये सब क्या है? सिटी स्टेट का एग्जाम्पल। ये तीनों एग्जाम्पल याद रखना, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। स्टेट क्या है? सबसे छोटी सिटी, लाइक बोलते हैं ना कंट्री पूरा वर्ल्ड में। हाँ, तो स्टेट इज ए पॉलिटिकल टर्म। ठीक है, स्टेट का मतलब क्या है? जहां पर टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी हो। हांगकांग को हम स्टेट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो चाइना के अंदर का पार्ट है। चाइना अपना पार्ट मानता है, हांगकांग अपना पार्ट मानता है, चाइना अपना पार्ट मानता है हांगकांग को, बट हांगकांग कहता है नहीं, मैं अलग हूं। इससे ये सिस्टम आता है, 1 कंट्री 2 सिस्टम। ठीक है, ठीक है। तो इसमें सीधा पूछ लेगा 1 कंट्री 2 सिस्टम, ये टर्म किसके लिए यूज हुआ है? इट इज यूज फॉर द चाइना। एक तो मेनलैंड चाइना और एक हांगकांग। ठीक है। कंट्री जो है वो ज्योग्राफिकल टर्म है स्टेट का। ठीक है, अब बात करें हम नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट में 2 टर्म, एक नेशन है और एक स्टेट है। स्टेट मैंने बता दिया, स्टेट इज बेसिकली अ पीपल बाउंड बाय लॉ एंड डेफिनेट बाउंड्री। ठीक है, तो सबसे पहले नेशन समझते हैं। नेशन इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। अब तुम्हें समझना पड़ेगा, स्टेट और नेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेशन इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। या तो लैंग्वेज हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, एथनिसिटी हो सकती है, कल्चर हो सकता है, टेरिटरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब समझो। अब अगर इमेजिन करो, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये आता है बिकॉज ऑफ दे हैव द कॉमन इंटेंशंस। अदर कॉमन इंटेंशन किसी भी बेस पे हो सकती है। ठीक है, लैंग्वेज, हिस्ट्री, इथनिसिटी एंड ऑल। अब एक चीज समझो, जैसे मान लो कि जहां जहां पे इस्लाम है, दे हैव द नेशनलिज्म। अभी भूल जाओ कि कंट्री वंट्री भूल जाओ, पूरी दुनिया को एक पूरा 1 पीस में कंसिडर करो भी। तो ये नेशनलिज्म है उनका। दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, बट इसको बाउंड कर दिया टेरिटरी ने। एक टेरिटरी ने, जैसे इंडिया अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, टेरिटरी ने। क्योंकि स्टेट में पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए, इसलिए नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। अगर सिर्फ नेशन समझोगी तो नेशन में पूरा दुनिया को कंसिडर करना पड़ेगा। नेशंस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, क्योंकि फीलिंग्स की कोई बाउंड्री थोड़ी हो सकती है। लैंग्वेज की फीलिंग, हम जो भी एक लैंग्वेज बोलते हैं सब एक तरफ है। हिस्ट्री हमारी सबकी कॉमन एक तरफ है। एथनिसिटी, जहां पे भी ज्यूस चले जाएंगे वो अपनी हिस्ट्री थोड़ी भूल जाएंगे।
एथनिसिटी सबकी सेम है, लेकिन उसको जब हम स्टेट टर्म मिला देते हैं, नेशन स्टेट बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर जो नेशन वो है। आया समझ? और इसी के बेस पे आपका क्या आता है, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, कि हम सब अपने लिए काम करें, अपनी एस्पिरेशंस के लिए, कॉमन इंटेंशन के लिए। आया समझ? नेशन पीपल बाउंड बाय बिलीव, नो डेफिनेट बाउंड्री, और इसको हम सुपर नेशन भी कहते हैं। ओके। मतलब सुपर नेशन वो अलग है, ये वैसा अलग टर्म है, ठीक है? आया समझ? अब दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस फिर से समझ लेते हैं, सिटी स्टेट और नेशन स्टेट का। सिटी स्टेट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, नेशन स्टेट क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, ये एंशिएंट कॉन्सेप्ट और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। स्मॉलर, एवरी सिटी स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट ये क्या होता है, बड़ा होता है, बहुत बिगड़ होता है। ठीक है? सो सबसे पहले क्या आएगा, सिटी स्टेट, जैसे ग्रीक था। नेशन स्टेट की बात करें तो जैसे तमिल नेशन, आंध्र नेशन। तमिल नेशन और आंध्र नेशन बेस्ड ऑन द लैंग्वेज है ना। हाँ। इंडिया को नेशन, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया इज ए नेशन, कुछ लोग नहीं मानते नेशन। कुछ लोग कहते हैं इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग। क्यों? क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड। समझ रहे हो? वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? हाँ। समझ में आया? इनके बीच लड़ाई भी तो हुई थी ना, वो तो तमिल और हाँ, आंध्र वो के तो बीच चलती रहती है। वो तो जब मैं वो कराऊंगा ना, मैं बता दूंगा हाँ। जब इंडियन पॉलिटिक्स वाला कराऊंगा। फिर इसके बाद नेशन स्टेट के बाद सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा, फेडरेशन या यूनियन का। फेडरेशन, यूनियन। जैसे यूएसए और इंडिया। गवर्नमेंट वाला तो नहीं है कि एक गवर्नमेंट और दो, यूनियन और फेडरल। हाँ देखो, वो अलग है, वो गवर्नमेंट वाला सिस्टम अलग है। इंडिया में इंडिया में जो यूनियन वर्ड यूज हुआ है ना, वो जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है? क्योंकि फिर बहुत मिक्स हो जाएगा, पता आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक पे मैं तुम्हें 2-3 घंटे लगातार लेक्चर दे सकता हूँ। और वो लेक्चर ऐसा भी नहीं होगा कि फालतू फंड का मैं बोले जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ होगा, बट वो ना क्रोनोलॉजी नहीं बनेगी। बट जहाँ जहाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, उसको समझते हुए चलो, क्योंकि ये सिलेबस छोटा सिलेबस नहीं है, तुम्हें समझ में आएगा कितना बड़ा सिलेबस है। क्योंकि देखो सिलेबस मैंने तुम्हें पहले बोला कि मेरे अंदर आदत नहीं है कि सिलेबस खत्म करूं। मैं अगर सिलेबस खत्म करता तो ये था नहीं, बस मुझे रीड करके तुम्हें 2-2 चीजें बतानी थी। मेरे अंदर नहीं है। मैं जब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं सब्जेक्ट में खो जाता हूँ। ठीक है? तो मैं तुम्हें हर एक चीज बता के चलूंगा, जो मैं जानता हूँ, जितना मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि गांधी और कार्ल मार्क्स में ना कुछ चीज़ों की सिमिलैरिटी है, बट कुछ चीज़ों की अंतर है। हम ना जब भी एक चीज़ याद रखना, पढ़ो ना, एक तो गांधी वर्सेस मार्क्स पढ़ना, और एक गांधी वर्सेस अंबेडकर पढ़ना। क्योंकि गांधी वर्सेस मार्क्स स्टेट के ऊपर है, और ये कास्ट के ऊपर है। क्योंकि गांधी चाहते थे कि स्टेट, गांधी और मार्क्स में कॉमन चीज क्या थी, स्टेट नहीं होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड फंक्शन होना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड यानी कि विलेज होना चाहिए एज ए यूनिट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है? पंचायत वगैरह का कॉन्सेप्ट भी यही लाए थे ना 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ ठीक है, आया समझ? लेकिन गांधी और अंबेडकर में क्या अंतर है? अंबेडकर कास्टलेस सोसाइटी चाहते थे, बट गांधी वॉज नेवर अगेंस्ट ऑफ द कास्ट। गांधी का ये गांधी, बट अब कास्ट में भी समझो, गांधी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, बट ही वॉज नॉट अगेंस्ट ऑफ कास्ट। आया समझ? और इसी वजह से चार्ल्स मेटक्लाफ ने डिस्क्राइब किया है कि जो एक टर्म दिया था, विलेज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट इज सिटी स्टेट। जो लोकल है हमारा पंचायत राज सिस्टम टाइप, तो वो एक क्या है, विलेज रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इट इज ए सिटी स्टेट एक तरीके का, मतलब सिमिलर टू दैट, जैसे वहां पे सिटी स्टेट होता था, वहां पे एक तरीके से ये। ठीक है?
नेक्स्ट हम करेंगे और प्लेटो। ये हमारा इंट्रोडक्शन आज खत्म हो गया। ओके, ठीक एक है, और चीज, जैसे ये इंट्रोडक्शन आज आपने कराया तो फिर इसके नोट्स मैं प्रॉपर बनाऊं, है ना, ताकि मेरी भी रिवीजन हो हाँ जाए और वो मेरे देखो, पास वो नोट्स तुम भी अपने रहे। तरीके से बना लो, वो हर किसी का एक अलग तरीका होता है। मैंने ये, मेरे को जिस तरीके से मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया, ये मेरे नोट से मेरे को इसी से समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, मेरे को बस सिर्फ टर्म लिखना होता है ताकि वो रिवीजन में आ जाए। हम्म। ठीक है, जैसे मैं नेशन स्टेट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस नेशन स्टेट लिख के छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि ये छूट ना जाए, ये वर्ड रिवीजन करे बिना। हाँ हाँ, तो समझ गई। वो अपने अकॉर्डिंग करते रहना तुम। बाकी नोट्स मैंने दे ही दिए हैं, उनको यूज करो, उनका रेफरेंस लो और उनसे पढ़ो जो भी है। ठीक है।